वेलकम टू mobiशाला.com एंड प्राप्ति ऐसा स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। हम आज बेटा आए साइकोलॉजी का अगला लेक्चर लेके। देखिए हम एनसीईआरटी क्लास 11 कर रहे हैं, चैप्टर 1 का ये पार्ट 3 है। टॉपिक फॉर डिस्कशन है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया की जब हम बात करते हैं बेटा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ बड़ी फिलोसफी चल रही है। एंशिएंट टाइम पे हम मेंटली भी इतने डेवलप थे, इतने स्ट्रांग थे। अब भाई ह्यूमन साइकोलॉजी अगर बेहतर नहीं थी तो बीरबल जैसा बंदा किस तरह ह्यूमंस को पहचान लेता था कि ये चोर हैं या क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी अच्छी नहीं थी तो पहले कितने किंग्स थे तो एक राइट जजमेंट दे देते थे जैसे फेस रीडिंग करके और उनके हाव भाव को देखकर। योगा है, सेंट्स हैं, मेडिटेशन है, इन सब चीज़ों से तो हम अटेंशन, रीजनिंग, इल्यूजन, परसेप्शन, कॉग्निशन, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को पहले से देख रहे हैं। तो ये चीज़ थी, बट अनफॉर्चुनेटली आज क्या है, फिलोसफिकल रूट जो इंडियन ट्रेडिशन के थे वो नहीं है। आज जो इंडिया में बेटा साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है वो मॉडर्न साइकोलॉजी से हुआ है जो वेस्टर्न वर्ल्ड की है। तो डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन इन इंडिया कंटिन्यूज डोमिनेट बाय द वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट। जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऑल्दो सम अटेम्प्ट्स हैज बीन मेड टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर बोथ विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। हमने कोशिश की है कि हम इन दोनों के बीच में एक कोहेजन बनाने की कोशिश करें कि हमारे देश में और बाहर से जो मिला उनके ब्रांच में रिलेशन बना दें। बट ये अटैम्प्ट बन रहे हैं। कई सारे इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन है जो साइंटिफिक स्टडीज़ के थ्रू जा रहे हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्रोबेबली हो जाएगा। और मुझे भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि इंडियन साइकोलॉजी का ट्रेडिशन अनरियल क्या था। क्या एंशिएंट टाइम पे हमारे पास साइकोलॉजिकल अप्रोचेस बेहतर थे वेस्टर्न वर्ल्ड से? तो कभी जब IAS बन जाइएगा, कुछ कर लीजिएगा, उसके बाद इस पर ज़रूर रिसर्च मारिएगा। मॉडर्न एरा का जो इंडियन साइकोलॉजी है वो बिगेन होता है बेटा फिलोसफी से। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी कोलकाता यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होता है, जो अपना पहला सिलेबस देता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का। और फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करते हैं 1915 में। फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी पहला डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 1916 में स्टार्ट करती है। इसका डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी 1938 में। फिर मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कोलकाता यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश होती है, जिसमें इंडियन साइकोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर NN सेन गुप्ता। वो ट्रेंड होते हैं, USA से आते हैं। एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन ऑफ विलियम वुंश से सीकर, तो वो आते हैं। उन्हीं के एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन जो होते हैं उनको फॉलो करके आते हैं। इसके बाद प्रोफेसर G बोस आते हैं, जो सिगमंड फ्रॉइड था, उनकी फ्रॉडियन साइको एनालिसिस थी इसको लेकर। तो ये अलग डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया हो जाता है। प्रोफेसर बोस ने साइको एनालिटिकल एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया 1922 में। फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर एंड पटना स्टार्ट किया गया। अर्ली सेंटर हैं जो टीचिंग एंड रिसर्च करना चाहता है साइकोलॉजी में, वो यहाँ आता था। फिर मॉडेस्ट बिगनिंग मॉडर्न साइकोलॉजी की ग्रो हुई, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इंडिया में बन गया। लार्ज नंबर ऑफ सेंटर टीचिंग ये हो गए। आज भी एक्सीलेंस अगर साइकोलॉजी में आपको चाहिए तो UGC आप कर सकते हैं, सपोर्टेड बाय UGC जो है। एक उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर है एंड एक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। ऑल द भी 70 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कोर्स को आपको ऑफर करती हैं। इस फेज़ में इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने एक डिज़ायर दिखाया कि उनके पास इंडियन आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने डिज़ायर दिखाया टू हैव एन इंडियन आइडेंटिटी बाय सीकिंग द लिंक ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वेस्टर्न साइकोलॉजी के जो आइडियोलॉजीज़ हैं जो हैं वो उनके वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं। इंडिया में जब साइकोलॉजी लाएंगे तो क्रॉस कल्चर, रिलीजियस, अदर स्ट्रेस, अदर चीज़ें, तो यहाँ पर हमारी लर्निंग अलग है, तो इस जगह साइकोलॉजी थोड़ी चेंज होगी। दे डिड बाई यूजिंग वेस्टर्न आइडियाज़ टू अंडरस्टैंड द इंडियन सिचुएशन। इन्होंने वेस्टर्न आइडियाज़ को लिए पर कोशिश की अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारे देश की वर्तमान कंडीशन क्या है। साइकोलॉजी इन इंडिया सॉट टू बिकेम रिलेवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के लिए रिलेवेंट होनी स्टार्ट हुई है 1960s के बाद, जब प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च करनी स्टार्ट की हमने। तब से साइकोलॉजिस्ट जो है मोर फोकस्ड है किस पर? प्रॉब्लम पे, है ना, जो एड्रेस करते हैं जो प्रॉब्लम इंडियन सोसाइटी को, उसको लेके। साइकोलॉजी इन इंडिया इज़ नाउ बीइंग अप्लाइड इन डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज़। अब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह, कई जगह चलता है। हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में HRD होते हैं, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट्स, इसके बाद डेवलपमेंट सेक्टर्स एंड IT इंडस्ट्रीज़, इन सब जगह ही आते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे तो वेरियस फील्ड स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजी का होता है, बहुत सालों से इमर्ज हुआ है। जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमने पहले भी पढ़ी थी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वेस्ट करती है या इन्वेस्टिगेट करती है कि जो मेंटल प्रोसेस है, जो एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एनवायरनमेंट से, अलॉन्ग विद यूज़ एंड इट्स कम्युनिकेशन, और उसको यूज़ और कम्युनिकेट करता है। मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस हैं जैसे अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, वो इसमें ऐड होते हैं। अब आगे क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे इकोलॉजिकल अप्रोचेस, ठीक है,
विच फोकसेस ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर। ये कॉग्निटिव प्रोसेस में एक नेचुरल सेटिंग है। भाई हम खुद सोचेंगे अगर नेचर को कोई लॉस होता है कि ये फ्यूचर में क्या होगा। जैसे कोई पानी बहाता है, जब हम एक प्रॉपर एडवर्टीजमेंट कर देते हैं लोगों को लगता है कि वाटर वेस्ट करना रिस्की है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद द न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। न्यूरो साइंटिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट से क्यों ऑपरेट करेंगे भाई, जितना भी इनका प्रोसेस है आप देखिए, कॉग्निशन, अटेंशन, परसेप्शन, ये क्या है, न्यूरॉन्स का काम है। हमारा ब्रेन जो चीज़ें सीखता है न्यूरो साइंस है, तो न्यूरो साइंस और कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ ये जुड़ सकते हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होती है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी फोकस करती है रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम। तो जाहिर सी बात है न्यूरो साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनको जोड़ेंगे। न्यूरो साइकोलॉजी एमर्ज हुई है फील्ड ऑफ रिसर्च, क्योंकि जाहिर सी बात है ईसीजी हो गया, ईईजी हो गया, पेट हो गया है ना, एमआरआई हो गया, ये सारी चीज़ें आने लगी हैं तो चीज़ें हो गई। रिसर्चर्स ने स्टडी किया है कि रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर और केमिकल सब्सटेंस किस तरह रिस्पॉन्सिबल है न्यूरो कम्युनिकेशन के लिए ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ में। तो ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक चीज़ों के लिए कि ये चीज़ भी इम्प्रूव की जा सके। फिर बेटा डेवलपमेंट साइकोलॉजी आती है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है, स्टडी करती है फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस जो डिफरेंट एज में होते हैं। बच्चा कैसे सोचता है, फिर एडोलेसेंस कैसे छोड़ता है, फिर यंग कैसे सोचता है, फिर है ना मेच्योर कैसे सोचता है, उसके बाद ओल्ड एज कैसे सोचती है। तो वो सारी चीज़ें और एजिंग के साथ उनका डेवलपमेंट। साइकोलॉजिस्ट जो है आप फोकस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट एडल्ट और उसके बाद एजिंग कैसे आती है। ये बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशियो कल्चर, एनवायरनमेंट फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे हेरिडेटरी फैक्टर इतना रोल नहीं प्ले करते जितना हमारा एनवायरनमेंट प्ले करता है हमारे बिहेवियर के लिए। जाहिर सी बात है, अब यूएस में रहेंगे, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपका बिहेवियर बदल जाएगा। और हम इंडिया से अगर वहाँ जाएंगे तो हमें बिहेवियर चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी के लिए ये क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, काउंसलर, इन सब की ब्रांच में नॉलेज है और इसका कंसर्न है ग्रोथ है कि ह्यूमन बींग की ग्रोथ कैसे होती है। इसके बाद सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी बेटा ये एक्सप्लोर करती है कि आपका सोशल इन्वायरमेंट आपको कैसे सोचने के लिए मजबूर करता है और कैसे आप इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। सोशल साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट होता है कुछ टॉपिक्स पे, जैसे एटीट्यूड है, कन्फर्मिटी है, ओबीडियंस ऑफ टू अथॉरिटी है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है, हेल्पफुल बिहेवियर है, प्रेजुडिसेस है, एग्रेशन है, सोशल मोटिवेशन है, इंटरग्रुप रिलेशनशिप एंड सो ऑन। जैसे जिस कंट्री में आप थोड़ा इंटरपर्सनल ग्रुप में रहते हो तो वहाँ ठीक है, जहाँ आइसोलेशन में वहाँ आइसोलेशन में। सोशल मोटिवेशन को सोसाइटीज़ में कुछ नहीं, हेल्पफुल बिहेवियर कुछ जगह कुछ नहीं। जैसे आप जापान चले जाइए, दे आर मोस्ट हेल्पफुल। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, प्रेजुडिसेस हम लोगों के पास भी कई होते हैं भाई। जैसे हम मान लीजिए कि हम ए पर्सन से हेट करते हैं या ए कम्युनिटी से हेट करते हैं, ये सारी चीज़ें सोसाइटी से आई हैं। क्रॉस कल्चर एंड कल्चरल साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चर एंड कल्चरल साइकोलॉजी एग्जामिन करती है रोल ऑफ कल्चर। भाई रोल कल्चर का क्या है, कल्चर कैसे चेंज करता है। भाई सोसाइटी और कल्चर दोनों काम करते हैं हमारे लिए। अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन, जिससे हम बिहेवियर, थॉट और इमोशन को समझते हैं। इट एज्यूम दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल। ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी पोटेंशियल ये नहीं है कि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल पोटेंशियल है, ये प्रोडक्ट कल्चर का भी है। मतलब कल्चरल चेंज भी इसमें आते हैं और कल्चर भी इसको बदलता है। तो बायोलॉजिकल पोटेंशियल जो होता है उसमें कल्चर भी इसे चेंज करता है। देयरफॉर बिहेवियर शुड बी स्टडीड इन इट्स सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसके चक्कर में बिहेवियर को हम कैसे पढ़ते हैं, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। आप जैसे इसे पढ़ रहे हैं तो कई चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जिसमें सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंस के बारे में हम बात करेंगे फ्यूचर में। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी बेटा बहुत बड़ी बात है। ये आपके पास टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर, इन सब चीज़ों की बात करती है। तो अगर मान लीजिए कहीं सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, वॉल्केनिक eruption हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, जैसे इस टाइम पे टेम्परेचर राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है। इन सब चीज़ों को हमें फीचर्स में लेना है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करती हैं, उनके अप्रोचेस को बदलती हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे। पॉल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एफिशिएंसी, है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें यूज़ करनी है। इसको आपको देखते हुए चलना है। इसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी क्या करती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी क्यों आ रही है, इसका प्रिवेंशन कैसा होगा, इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है हेल्थ साइकोलॉजी, जहाँ पर हम ये देखते हैं रिलेशनशिप क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड हेल्थ में क्या है, इस रिलेशन को हम कैसे देखेंगे, पेशेंट डॉक्टर का रिलेशन कैसे होगा, हेल्थ और के फीचर्स को हम कैसे इन्हेंस करेंगे। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी डील करती है कॉज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे एंग्जाइटी क्यों आ रही है, इसको कैसे सही करेंगे, डिप्रेशन कैसे, ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, क्रॉनिक सब्सटेंस क्या है। इसके बाद काउंसलिंग में और एरियाज क्या आते हैं, एवरीडे फंक्शनिंग, ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएँ, डेली लिविंग अपनी सही करें, इफेक्टिवली अपनी सिचुएशन से डील कर पाएँ।
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये डिजीज़ के बारे में देखते हैं, साइकोलॉजिकली डील करते हैं ताकि उनको लेस सीरियस प्रॉब्लम्स हो। तो हर एक बंदा इस तरह काम करता है। फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आती है बेटा। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्लेस को अच्छा करना और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अच्छा करने की कोशिश करती है। जैसे एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम करें तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिस्ट कंसर्न करते हैं, जैसे ट्रेनिंग एम्प्लॉय, इंप्रूविंग वर्क कंडीशन, डेवलपिंग क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़। एग्जाम्पल है जैसे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड कर सकते हैं कि कंपनी को एक न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर लगना चाहिए जो कम्युनिकेशन इंक्रीज करे मैनेजर और स्टाफ के बीच में। बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रेनिंग, कॉग्निटिव और सोशल साइकोलॉजी के लिए काम करता है, जैसे लेबर कहाँ से आ रहा है, वर्क क्लास क्या है, मैनेजर पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था आज क्यों नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ती हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, किस तरह नई एज में डिफरेंट एज के लोग लर्न करते हैं। जैसे आप जब आज से 20 साल पहले जाएंगे तो खड़िया और स्लेट चलती थी और ABCD सीधे लिखाई जाती थी। आज जब साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंडिया ने भी ग्रोथ की तो उन्होंने क्या किया, आज साइकोलॉजी की नई फील्ड आई है। आज जैसे प्ले ग्रुप चलता है, 3 साल से 5 साल 6 साल के बच्चों को नई टेक्निक्स, मोटिव्स, पिक्चर्स, गेमिंग उससे सिखाया जाता है। वीडियोस, पहले यूट्यूब नहीं था, पहले वीडियो लर्निंग इतनी होती नहीं थी, आज वीडियो से भी बच्चे ABCD सीख जाते हैं। तो चीज़ें धीरे धीरे बदली, उसका एडवांस रेलेवेंस आया, उन सब चीज़ों को हमें करना है। इसके बाद प्री स्कूल्स हैं, साइकोलॉजिकल स्कूल हैं, लर्निंग के डिज़ाइन है, प्रोग्राम्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स को मोटिवेट करना, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों का करना, उनकी स्पेशल नीड्स हैं, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की आपको ज़रूरत है कि भाई बच्चा किस तरह पढ़ेगा, कैसे रटेगा, कैसे काम करेगा, अगर उसको मेंटल कोई प्रॉब्लम है या उसकी लर्निंग स्किल में कोई प्रॉब्लम है। जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ आज की डेट में है, DMIT टेस्ट होता है, डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है। ये दिखाता है कि बच्चे किस तरह लर्न कर सकते हैं, किस फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हो चुका है। साइकोलॉजी ने आज स्कूल्स को भी अलग सी सेटिंग्स दे दी है। आज एक डिजिटल बोर्ड चलते हैं, इंटरेक्टिव पैनल्स चलते हैं, वीडियो लर्निंग की जाती है, आइडियोलॉजिकल गैप्स खत्म हो गए हैं। पहले सिर्फ आपको चौक और बोर्ड का काम था, आज वो चीज़ें खत्म है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो इंप्रूव करता है स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस, मोटिवेट करना। जैसे सेल्फ हिप्नोटिज्म है, आज स्पोर्ट्स अगर डीमोटिवेट हो रहे हैं या कोई स्पोर्ट पर्सन है जो मोटिवेशन का शिकार है, उसको लगता है कि भाई हमारे पास मोटिवेशन की कोई चीज़ नहीं है, तो एक साइकोलॉजिस्ट उसके साथ बैठता है, उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, फिर उसको बताता है कि आप मोटिवेट हो सकते हो। जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनते हैं इंजरी के बाद, तो कहीं ना कहीं उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाता है कि मेंटली स्ट्रांग है कि अभी नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और भी कई इमर्जिंग ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इंटर डिसिप्लिनरी फोकस है रिसर्च का, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और कुछ पॉलिटिकल साइकोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी फॉर वुमेन हो गई, मैनेजियर साइकोलॉजी हो गई, रूरल साइकोलॉजी हो गई, फॉरेंसिक साइकोलॉजी हो गई, क्रिमिनल साइकोलॉजी हो गई, एविएशन साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी। तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की जिन्हें हम इन अ शॉर्ट लेक्चर डिबेट में नहीं ला सकते। धीरे धीरे जब हम अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑप्शनल में, तो इनके बारे में आपको मैं डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि साइकोलॉजी का मेन पर्पस ये है कि ह्यूमन बिहेवियर को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं, बेहतर एजुकेशन सिस्टम दे सकते हैं, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर्स, ग्रोथ, सक्सेस किस तरह किसी की आ सकती है, इन सब की रिसर्च करके साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग बनाना ही साइकोलॉजी का काम है। तो यही फील्ड हम आगे डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी इशू लगता है इसे डिसलाइक आप कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, फ्यूचर में जुड़ सकते हैं तो मोबीशाला ऐप आप डाउनलोड करिए, वहाँ पर मेरे इंस्टीट्यूशन का कोड प्राप्त 1111 डालकर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।